जल्दी बैठ जाइए सभी लोग। हाँ, कल केमिकल काइनेटिक्स ही बना ना, वो भी तो बना दूं वाली सीट, फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाली सोल्यूशन। हाँ उसके अच्छा तब तक दे देंगे कह रहे हो, ठीक है। मैंने सोचा था एक साथ दूं तो बार बार का बवाल ना हो, एक बार पूरा 12th दे दिया तो बात खत्म। आज टाइमिंग में कुछ इधर उधर हुआ है क्या? हाँ चलो, देखो लास्ट क्लास में शायद कंडक्टेंस, लास्ट क्लास में कंडक्टेंस आप लोगों को कराया था, है ना। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं किस चीज को, उसके आगे कंडक्टिविटी को। लास्ट क्लास में आपको कंडक्टेंस करा दिया था, अब उसके आगे बात करते हैं। देखिए तो कंडक्टेंस क्या बताया था मैंने कंडक्टेंस के बारे में इतनी बात बताई थी कि जो हमारा सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कंडक्टेंस कहते हैं। क्या बताया था? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, अब इसको बात करते हैं, गौर समझिए। जैसे इस रूम में या ये कंटेनर मान लो, देखिए इस पूरी बॉटल में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो है कंडक्टेंस, ठीक है। पूरी बॉटल का वॉल्यूम क्या है? 500 मीटर, 500 ml हो सकता है, 800 ml हो सकता है, ऐसा। तो 800 ml सोल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या है? कंडक्टेंस। लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था। अच्छा, पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम या 1 ml में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो होता है कंडक्टिविटी। पूरे सोल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की डिफिनीशन लिखाई थी, इट इज मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो चार्ज का माइग्रेशन है उसको मेजर कर रहा है कंडक्टेंस। 1 ml में यदि चार्ज का माइग्रेशन मेजर करो तो उसको बोल दिया जाता है कंडक्टिविटी। काम वही करना है, बस एक एक स्पेसिफिक कंडीशन लगनी है बस। पूरे सोल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर कर रहा है उसका नाम रखा गया कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 ml कहते हैं। 1 ml में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है उसका नाम रख दिया जाता है कंडक्टिविटी, ठीक है। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। तो सारा का सारा काम एक ही हो रहा है, बस एक कंडीशन लगाने से नॉमेनक्लेचर चेंज हो रहा है। पूरे सोल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कंडक्टेंस कह दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसका नाम रख दिया जाके क्या? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या करता है? इट इज मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन,
अब देखो यहां तक डिफिनीशन पूरी सेम है, उसमें लिखा था इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ध्यान होगा। अब इसमें क्या लिखा है, इन 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ये देखो इतना सा डिफरेंस है, पूरे सोल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कंडक्टेंस, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसका नाम क्या रखोगे, कंडक्टिविटी। इतना सा डिफरेंस है दोनों में। अब यार इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कापा से। के बनाओ और के पे थोड़ा सा कर्व कर दो। अब ये फार्मूला क्या होता है, तो कापा जो होता है वो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। कापा जो है 1 अपॉन रजिस्टिविटी होता है, इस तरह से। तो कंडक्टिविटी क्या मेजर करेगा, कंडक्टिविटी क्या मेजर करेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है उसको क्या बोलोगे, कंडक्टिविटी। या कहो, इसको दो तरह से बोल सकते हो, या कहो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम क्या नाम देंगे, कंडक्टिविटी नाम देंगे। ठीक है, इतनी बात दोनों में डिफरेंशिएट करते रहना, क्योंकि ये जो डिफिनीशन है ये वहां पर लगेगी जो तुम्हें पॉइंट नहीं आते हैं या जिन पॉइंटों पे तुम कंफ्यूज हो, वहां पे यही डिफिनीशन काम आएगी। ये तो फर्जी चीज है फार्मूला, ये तो सब बच्चों को आता है। तो इतनी बात क्लियर है। अब तुम्हारा मन करेगा कि सर, मैंने कहा क्या, तो बच्चों ने कहा सर जरा कोई और फार्मूला बता सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, फिजिक्स वाली चीज चुरा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ गया, रो आ गया। ठीक है, अब इधर उधर घुमा लो तो देखो 1 अपॉन रो, इसको इधर ले गए इसको उधर ले गए, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। सही है। अच्छा, 1 अपॉन रो को क्या बोला जाता है, हाँ 1 अपॉन रो को क्या बोला जाता है, कापा। वो देखो वो आपकी अपनी वो है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कापा। और 1 अपॉन आर को कंडक्टेंस, एल अपॉन ए को बोला जाता है सेल कांस्टेंट। एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं बच्चों, सेल कांस्टेंट। तो बच्चों ने कहा ये नई बीमारी क्या लगाई आपने, रायता फैलाया ना आपने, कुछ एक नया टर्म यूज कर दिया तुरंत। तो समझते हैं इसको। देखो तो कापा इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है जरा इसको समझो। देखिए ये हमारा एक सेल है, इसमें यार 2 रॉड पड़ी है, एक रॉड ये हो गई, एक रॉड ये हो गई। ठीक है, अब देखो एल क्या होता है, 2 रॉड के बीच की डिस्टेंस, 2 रॉड के बीच की डिस्टेंस को एल कहते हैं। ठीक, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, मतलब एनोड और कैथोड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, ये ए है भाई। एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट है, तो ये एल किस चीज का है, वहां तो आप क्या कहते हो, वहां कहते हो लेंथ ऑफ वायर, यहां तो वायर है ही नहीं। तो यहां फिर ये एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो भाई हम फिजिक्स से चुरा लाए कि भाई ठीक है आर टू एल अपॉन ए। तो फिजिक्स से आपने रिलेशन चुरा लिया है, मगर इंस्ट्रूमेंट तो तुम्हारा अलग है, उनका अलग है, उनका वायर है, हमारा ये देखो है कि नहीं। वो वायर में खेल रहे हैं, हम बम बना रहे हैं बैठ के। सेल तो बम ही है, पूरा रॉकेट ऊपर चला जाता है इसी सेल से। हाँ तो जरा देखना, बस यहीं तक आवाज रहे, नहीं तो पता चला कोई मारे मुझे पकड़ के पुलिस वाले। देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, तो ये एल वहां लेंथ ऑफ वायर है, यहां क्या है, तो यहां क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। वहां
वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो यहां पर रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है, इलेक्ट्रोड। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आई एल अपॉन ए। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर यार, ये तो एक कांस्टेंट होता है, इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो मैंने कहा देखो परेशानी की बात क्या है, गौर सुनना, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि ये बात क्वेश्चन में यूज होगी। अच्छा ये बताओ, अभी मान लो इसमें NaCl भरा है, ठीक है, अभी इसमें क्या भरा है, NaCl। अब मैंने NaCl निकाला और उसकी जगह लाके KCl भर दिया, तो क्या L में कोई चेंज आएगा, बताओ भाई सब लोग, क्या A में कोई चेंज आएगा। इसका मतलब L अपॉन A हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक सेल ना चेंज हो। जब आप सेल का स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे आप इस रूम में बैठे हो, तो चाहे यार अभी बैठो, चाहे केमिस्ट्री की क्लास में, चाहे फिजिक्स की क्लास में, चाहे बायोलॉजी की क्लास में, एरिया, लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर, ये सब सेम ही है ना। ये कब चेंज होगा, जब आप रूम चेंज कर दो, तब डायमेंशन चेंज होंगी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में वो सोल्यूशन चेंज कर रहा है, तो हम L अपॉन ए नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि L डिस्टेंस बिटवीन रॉड है, वो चेंज हो नहीं रही है, वही रॉड है तो चेंज हो नहीं रही है। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन समझ रहे हो। और हमें क्वेश्चन में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके PYQ में एक क्वेश्चन है, ठीक है, KCl में डाला है, फिर उसको NaCl में डाला है। तो बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि यार सोल्यूशन चेंज हुआ तो L अपॉन ए भी चेंज होगा क्या, तो L अपॉन ए नहीं चेंज होगा। क्यों, L क्या है, A क्या है, समझ लो। अब कुछ भी निकालते रहो, डालते रहो, या क्या फर्क पड़ता है। आपकी बोतल है, आप इसमें पानी रखो या चाय रखो यार, ठीक है, या आप अभी गर्मी आ जाएगी तो जूस वूस रखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, इसके डायमेंशन में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये बात हम यहां लिख सकते हैं, जैसे हमें ध्यान है कि सेल कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड या अरेंजमेंट ऑफ सेल, कि सेल किस तरह से अरेंज किया गया है उस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशन अलूशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां तक सब सही चल रहा है, कोई बुरा उरा तो नहीं मानना है। कापा इक्वल टू क्या आया, C इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू ये है, और ये होता है सेल कांस्टेंट, और उसमें ये बात हमें ध्यान रखनी है। बच्चों ने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब बच्चों ने कहा सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो चलो यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ कापा, देखो कल मैंने कंडक्टेंस की यूनिट पढ़ाई थी साइमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, याद है सबको, कहां याद है यार, सिर्फ साइमेंस पढ़ाई थी। मैंने कहा कंडक्टेंस की यूनिट पढ़ाई थी साइमेंस इंटू सेंटीमीटर, इसलिए मैंने 2 बार पूछा, क्योंकि मैं बोल गया था तो मैं समझ गया कि मैं गलत बोल गया हूं, तो मैंने कहा एक बार पूछ लेता हूं कि बच्चे कर क्या रहे हैं। सब पार्क में बैठे हैं आराम से, यहाँ कोई बैठे ही नहीं है, यहाँ अकेले हम ही चल रहे हैं, सब पार्क में क्या मजा आ रही है। और यहाँ सर सही है चले लो। अरे यार भाई वापस आ जाओ सब लोग। देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट कल पढ़ाई थी साइमेंस। अब लेंथ, सेल कांस्टेंट क्या है, L अपॉन ए, तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम यूनिट लिख लो, जो मन हो लिख लो, आप इसको मीटर लिख लो तो इसको मीटर स्क्वायर कर देना, जो आपकी इच्छा करे, बस सेम हो, है ना। अब कट्टम काट खेल लो, तो साइमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये कापा की यूनिट आई है, ये देखो, क्लियर है सबको। तो अब जरा देखो, हम लोगों ने जो डिफिनीशन की इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर से। पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कौन है, कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, कंडक्टिविटी। या इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हो, कंडक्टेंस पर ml इज नोन एज कंडक्टिविटी, है ना, मेजर तो वही हो रहा है।
आप पूरे सोल्यूशन में दौड़ने को मेजर कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि 1 सेंटीमीटर में कितना दौड़ा, दौड़ तो हो ही रही है, मगर पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर दी तो कंडक्टिविटी, पूरे सोल्यूशन में मेजर कर लिया तो कंडक्टेंस, मेजर वही चीज हो रही है। इतनी क्लियर है सबको? तो अब आप लोगों ने कहा ठीक है सर, ये डिफिनीशन तो हमें समझ में आ गई, तो मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखना, सिर्फ नॉमेनक्लेचर किया गया है, नहीं तो एक ही चीज को मैं बोलूंगा भी और बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप भी कहोगे सर यार आपका टेप रिकॉर्डर आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, बार बार वही पढ़ा रहे हो। गौर समझना, फिर से देखना। अब बच्चों ने कहा एक काम करो सर, मैंने कहा क्या? बच्चों ने कहा ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दो। जैसे ही तुमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दिया तो इसी कंडक्टेंस का नाम रख दिया जाएगा मोलर कंडक्टेंस। इसी कंडक्टेंस का नाम क्या रख दिया जाएगा? मोलर कंडक्टेंस। अब हमने किया क्या है, हमने सिर्फ इतना किया है कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया, ऊपर से कितना? 1 मोलर, 1 मोलर, है ना? तो जरा देखो, पूरे सोल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कंडक्टेंस, यदि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दिया जाए, मोलरिटी 1 कर दी जाए, तो इसी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोल दोगे। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर दिया तो कंडक्टिविटी बोल दोगे, बस इतना सा है। तो एक कंडीशन चिपकाई नहीं कि नया नाम आ गया, जरा सी कंडीशन चिपकाई है, क्या? कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया, कितना? 1। तो हाँ, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, मैंने लिख दिया था पीछे। अब जरा देखो, अब लैंग्वेज में लिखोगे तो बस वैसे ही लिख देंगे। ये भी क्या करेगा? इट इज मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन, अब किस में कर रहा है? 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, बस इतनी सी बात है। तो तीनों डिफिनीशन दिमाग में सही चल रही है। पूरे सोल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कंडक्टेंस, यदि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 है, मोलरिटी 1 है, तो उसी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस, पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर दिया तो कंडक्टिविटी, और करना क्या? वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है? बच्चों ने कहा सर क्लियर है, तो मैंने कहा यार इसकी डिफिनीशन छापा जाए। इट इज मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मेजर कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 10⁻³ अपॉन मोलरिटी, वेयर, गौर सुनते जाइए, लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कापा क्या है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। एम क्या है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो ऐसे आ गया, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अच्छा, ये देखो, अब बच्चों ने कहा सर यार आप यूनिट नहीं निकालोगे? मैंने कहा भाई बच्चे कहेंगे तो हमको निकालना ही पड़ेगा यार। तो यूनिट ऑफ लैम्डा एम, कापा की यूनिट अभी आपने क्या निकाली? साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, है ना? तो कापा की यूनिट डाल दी, साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की कितनी यूनिट होती है? उसकी तो कोई यूनिट नहीं है ना? हाँ, नंबर है। वेरी गुड। मैं नहीं समझ नहीं, बच्चे ने सही बताया, ये लोग हंस देते फर्जी में, इसमें मेरी देखो बच्चों कोई गलती नहीं है। अब देखो मोलरिटी क्या है? मोल पर लीटर। अच्छा, लीटर लिखो या सेंटीमीटर? भाई लीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो 1000 लिखोगे, मगर वो तो पहले ही बच्चे ने बताया यूनिट नहीं होती उसकी।
तो आप चाहे लीटर लिखो चाहे सेंटीमीटर, क्योंकि हम इस समय क्या देख रहे हैं, सिर्फ यूनिट देख रहे हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो किसी बच्चे को टेंशन नहीं होनी चाहिए, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि कोई बच्चा गुस्सा कर सकता है कि सर यार अभी तक पढ़ाते हुए मोल पर लीटर होता है, यहां सेंटीमीटर लगा दिया, नाराजगी तो हो ही सकती है। मगर नाराजगी करना नहीं, क्यों नहीं करोगे, समझ रहे हो ना दिक्कत क्या है? क्योंकि हम यूनिट निकालना है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी निकालना है। नहीं तो हम क्या लिखते हैं यहां 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको इधर उधर करिए, कट्टम काट खेलने के बाद क्या आया, साइमेंस ऊपर चला गया तो -1 + 3 2 आ गया, इनटू मोल इनवर्स, ये आ गई यूनिट लैम्डा एम की। ठीक है कि नहीं? तो मोलर कंडक्टेंस की हमें यूनिट पता चल गई, वो ये है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये बता दिया। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, कंडक्टेंस। यदि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दे तो मोलर कंडक्टेंस, पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे यदि हमने उसको मेजर कर दिया तो कंडक्टिविटी। इतना हम लोगों ने किया है। फार्मूले क्या है, ये बच्चों ने कहा सही है। चारों हेडिंग पढ़ाएं फिर क्वेश्चन करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था कि हेडिंग खूब आ रही है मगर काम कुछ नहीं है, एक ही चीज को बार बार करते हैं हम। अब जरा देखो, अब सॉल्यूशन का यदि कोई बच्चा वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, अभी आपने 1 मोलर किया था, मतलब मोलरिटी 1 की थी, तो किसी ने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल कर दिया, मतलब नॉर्मलिटी 1 कर दी, तो उसको क्या बोल दोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, कंडक्टेंस। यदि उसका कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल फिक्स कर दिया जाए तो इसी कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दोगे। 1 मोलर फिक्स कर दिया जाए तो इसी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोल दोगे। ठीक है? और यदि फिक्स नहीं है तो कंडक्टेंस है, और उसको पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर दिया तो कंडक्टिविटी है। तो इसका मतलब वही चीज मेजर हो रही है, बस अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं तो नॉमेनक्लेचर अलग अलग कर दिया है। तो अब ये क्या है, ये किस पर मेजर होगी, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो, 1 नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मलिटी 1 हो। तो हम लोगों ने छाप दिया क्या, इट इज मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 नॉर्मल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब मुझे चारों डिफिनीशन में डिफरेंशिएट करके बताओ कि चारों डिफिनीशन हैं क्या, ये पता होना चाहिए कि हाँ चारों में डिफरेंस किस बात का है। ठीक है, फार्मूले तो आपको याद ही है, याद ही करके बैठे हुए हो। क्या है चारों में डिफरेंस, पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, कंडक्टेंस। यदि कंसंट्रेशन 1 मोलर फिक्स कर दिया गया तो मोलर कंडक्टेंस, यदि कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल फिक्स कर दिया गया तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यदि आपने कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर दिया, कंडक्टिविटी, है ना। तो ये 4 डिफिनीशन है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है लैम्डा ई से। मैथमेटिकल फॉर्म होता है लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई n, वेयर n इज नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? कापा वही कंडक्टिविटी है, 1000 है, और लैम्डा ई क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, बच्चों ने कहा यूनिट क्या होगी, तो मैंने कहा यूनिट भी निकाल लेते हैं। देखो, कापा की यूनिट है साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 की कोई यूनिट नहीं है। अब नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक ही बात का डिफरेंस है, तो मोलरिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख दो तो नॉर्मलिटी। तो भाई
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या आ गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट भी कहते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ाया है, क्वेश्चन भी दिया था एक, ठीक है, क्लियर है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तो मोलर कंडक्टेंस, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हाँ बेटा पूछो। दोनों सेम ही चीज तो है, एक्चुअल में आप एक में निकालते हो और हम लोग ने निकाला 1000 में। भाई कंसंट्रेशन की डिफिनीशन 1000 में है, 1000 में इतना तो एक में कितना करके ये फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूले की प्रूफ की अपने जरूरत नहीं थी, इसलिए डायरेक्ट चिपका दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यूनिट तो क्यों, तो कहां लिखना चाहते हो आप ये तो बताओ। यहां पे कि इसको आपने क्या लिख दिया, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी लिख दी, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, कैसे सेम हो गया, मोलैरिटी को खोलो, एन फैक्टर इंटू मोल, एन फैक्टर इंटू मोल को क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। एन फैक्टर की अपनी कोई यूनिट नहीं है, मगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसके वैल्यू को बदल देता है, उसकी वैल्यू को बदल देता है ना। तो अब यार बात आई कि दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है। डिफिनीशन क्लियर है सबको चारों, डिफिनीशन क्लियर है सबको चारों, है ना। क्या, पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसका नाम कंडक्टेंस। यदि कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उसी को कह दोगे मोलर कंडक्टेंस, यदि कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल है तो उसी को कह दोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर दिया तो उसी को कह दोगे कंडक्टिविटी। क्लियर है चारों में डिफरेंस। देखो बार बार यदि मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा ना जो तुम्हें फंसते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहां कहीं पर भी तुम फंसे हो कि हाँ यार हमें इतना तो आता है इतना नहीं आता है, वो यही 4 स्टेटमेंट यूज होंगे, अभी मैं यूज करके दिखाऊंगा भी। अब बात करते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन क्या है, तो यार देखो दोनों के फार्मूले आपके सामने है। ये क्या है, कापा 10⁻³ अपॉन m, ये क्या है, कापा 10⁻³ अपॉन n। आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दोगे निपट गया, निपट गया, है ना। तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा e इक्वल टू n अपॉन m। 1 2 का 4 होगा, 4 वाला 1 पे जाएगा, 2 वाला 3 पे जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, सही है ना सबका। अच्छा, अब अभी इस बच्ची ने बताया था कि सर नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, तो मोलरिटी से मोलरिटी उड़ा दे, तो ये चीज आ गई क्या, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जाने का रास्ता मिल गया कि मोलर कंडक्टेंस दिया है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है तो मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, हमें यह पता चल गया। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोगों ने 4 डिफिनीशन की, एक रिलेशन किया। क्या, मोलर कंडक्टेंस दिया है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, वो इस फार्मूले से हमें पता चल जाएगा। तो हमने क्या पढ़ाया, पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कंडक्टेंस है। यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो वो मोलर कंडक्टेंस बोल दिया जाएगा, यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया गया है 1 नॉर्मल तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दिया जाएगा।
यदि कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर दिया गया तो कंडक्टिविटी बोल दिया जाएगा। फार्मूले सबके ये लिखे, यूनिट सबकी ये लिखी है। बच्चों ने कहा सर यार आप चीटिंग नहीं कर रहे हो आज, कि 3 हेडिंग पढ़ा दी, एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, है ना? तो ऐसा थोड़ी कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप चीटिंग करते चले जा रहे हो। तो मैंने कहा यार बच्चे कह रहे हैं तो भाई क्वेश्चन देना ही पड़ेगा। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। करिए आप लोग जरा, थोड़ा सा पढ़िए तब तक। क्या निकालना है, क्या क्या दिया है? देखिए बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम आप पूछ रहे हो, ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर मतलब मोलरिटी दी है, डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर, है ना? सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मतलब कापा दिया है, एट 298 केल्विन इज, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, कापा दिया है, कंसंट्रेशन दिया है। तो यार हमें फार्मूला आता है, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 10⁻³ अपॉन मोलरिटी। सही है? कापा की वैल्यू कितनी है? 5.76 इंटू 10⁻³ 10⁻³ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। ये दोनों उड़ गए। अब इसको डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा यूनिट क्या है? तो यूनिट ये है। सही है? लैम्डा आपको भाई कापा दिया था, आपको मोलरिटी दी थी, लैम्डा एम पूछ रहा था, फार्मूला लगा दिया, आ गया। ये आपके यहां पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ये नीट का पीवाईक्यू है। ये भी आपका पीवाईक्यू है, इसको पढ़ते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी। मान लो कभी आप नाम से ना पकड़ पाया करो तो यूनिट से चेक कर लिया करो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 n, n मतलब नॉर्मेलिटी दी है, KCl सोल्यूशन एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना। अब देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मतलब ये किसकी है? कापा की यूनिट है। और वैसे उसने बोल भी दिया है कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी, आर की वैल्यू दी है, आर दिया है, इसका मतलब सी दिया है, सी इक्वल टू 1/r, आर दिया है मतलब सी दिया है। द सेल कांस्टेंट इज, हमें नॉर्मेलिटी दी है, हमें कापा दिया है, हमें सी दिया है। तो यार कापा और सी दिया है तो हमें नॉर्मेलिटी का यूज ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा फार्मूला है कापा इक्वल टू सी इंटू सेल कांस्टेंट। कापा आपने दे दिया, सी आपने दे दिया, सेल कांस्टेंट आप पूछ रहे हो, तो नॉर्मेलिटी का कोई काम आएगा नहीं। वो क्या है, ऐसे ही दे दी गई है, चलो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं, है ना? तो हमने लगा दिया कापा इक्वल टू, कापा की वैल्यू 0.012, अब सी की जगह 1/r, 1/r, आर की वैल्यू 55, L/A अपने को चाहिए, तो अब आप मल्टीप्लाई करो, तो 12 पंच 60 और 60 और 6, ठीक है, तो 0.66, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? कर लोगे? कर लोगे? देखो 2 क्वेश्चन हमने किए, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए। अब तुम करो, अब करो तुम। मैंने अपने हिस्से के 2 कर दिए, ये तुम्हारा करना है। देखिए 5.0 मिली मोल
पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब क्या दिया है, मोलैरिटी दी है, बस मिली मोल दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl ऑफ हैज अ कंडक्टेंस ऑफ 0.55 मिलीसाइमेंस, सी दिया है। when measured in a cell constant L upon A दिया है। the molar conductivity of this solution is मिलीसाइमेंस, ठीक है, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, ए 5.0 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब इक्वल सोल्यूशन ऑफ KCl हैज ए कंडक्टेंस 0.55 व्हेन मेजर्ड इन ए सेल कांस्टेंट 1.3। आपको देखो मोलरिटी दी है, आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी है, आपको कंडक्टेंस की वैल्यू दी है, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कापा इंटू 10⁻³ अपॉन m। तो भाई देखो हमें 10⁻³ आता है, कंसंट्रेशन भाई ने दे रखा है, कहीं से कापा का जुगाड़ हो जाए, खेल खत्म है। अब कापा का जुगाड़ करने के हमारे पास दो फार्मूले हैं, या तो हम ये लगा दें या फिर हम ये लगा दें। भाई कापा जुगाड़ करने के दो ही फार्मूले ना, या तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की कहीं बात ही नहीं कर रहा है, या फिर C इंटू L अपॉन A, मतलब कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस दिया है, सेल कांस्टेंट दिया है, तो कापा जुगड़ गया, बस वहां डाल देंगे। तो C की वैल्यू बताना जरा, कंडक्टेंस 0.55, L सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1.3, इसको यहां ला के डाल दीजिए, 0.55 1.3। अब आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके 143 देख लीजिएगा, आप लोग यूनिट सही बताइएगा, डिजिट सही बताइएगा। तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे, 143 सेंटीमीटर लिखो या मीटर लिखो, बात तो वही है ना। तो बात समझ पाए क्या किया हम लोगों ने, क्लियर है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा, उसने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया, उसने दो फार्मूले यूज करा है। जैसे अभी दोनों क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला था, वो आ रहा था, अब तुमको फंसा कहां सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उसके बाद रखा। वो आपके सिलेबस के थे, मगर मान लो डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन ना देना चाहे तो वो किस तरह का क्वेश्चन बना सकता है, वो मैंने आपको एक करके दिखाया कि हो सकता है कि डायरेक्ट फार्मूले में एक वैल्यू को वो छुपा ले जाए और उस वैल्यू को निकालने के लिए दूसरा फार्मूला आपको यूज करना पड़े, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में आ सकता है। बात समझ पाए कैसे किया, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या बताया, पूरे सोल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कंडक्टेंस, यदि कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो मोलर कंडक्टेंस बोल देंगे, यदि कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल है तो उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल देंगे, और पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर कर दिया कंडक्टिविटी, है ना। बजट कैलकुलेट कर रहे हो, बजट कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा, मुझे लगा कि यार आज तुम्हारा फायदा हो रहा है 5-6 मिनट का, तो हम लोगों को पार्टी दोगे। हाँ, अच्छा उस चीज का बजट कैलकुलेट कर रहा है, अच्छा मैं ही कंफ्यूज हो गया इसके लिए। एक तो मेरा दिमाग इतना कम चलता है कि मैं आप लोगों की पकड़ ही नहीं पाता हूँ, इसकी वजह से मुझे डीमोटिवेशन आ रहा है लगातार, है ना। ये देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, हाँ हाँ बेटे एक मिनट रुक जाओ, हाँ अच्छा हाँ, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो फिर आपको यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, ये साइमेंस में और ये डेसीमीटर में, हाँ चेंज करना पड़ेगा। अच्छा मिली है, ये भी मिली है, ठीक है। अच्छा यहां पे थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाइए, ये सेंटीमीटर ही आएगा, इसको यहां कर लो
सी लगा लो, है ना, वहां मिस्टेक होगी, क्योंकि जब इसको कन्वर्ट करोगे दो रास्ते हैं, एक इसको कन्वर्ट करो, ठीक है, या फिर मान लो यदि ये सही लिखा है तो फिर उसको कन्वर्ट कर लेना, और नहीं तो फिर इसको सी कर देना, ठीक है। अब दोनों में कौन सी मिस्टेक है क्वेश्चन में पता नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट यही चलना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो बच्चों ने कहा यार सर ठीक है, अभी ये कंडक्टेंस ही चल रहा है, हम उस हेडिंग से हटे नहीं है, अभी डिफिनीशन खत्म हुई है। बच्चों ने कहा सर ये बताओ, यदि पानी मिला दें तो आपके कंडक्टेंस में कोई इंपैक्ट आएगा, है कि नहीं, यदि पानी आनी मिला दिया जाए तो क्या कोई रहता फैलेगा, तो मैंने कहा हाँ पक्का। अब डाइल्यूशन करने पर सभी कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन कंडक्टेंस, तो अगली हेडिंग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन कंडक्टेंस, कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब सब लोग बोर्ड पे नजर रखें, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, स्टेटमेंट टाइप के, न्यूमेरिकल भी बनेंगे मगर थ्योरेटिकल भी बनेंगे। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब हम लोगों ने 3 चैप्टर में पढ़ाया है, मोल कॉन्सेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम, आज पढ़ा रहा हूं, है ना। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मतलब वाटर, हमारे पास तो वही है, मतलब सिर्फ पानी मिलाना है, क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। अच्छा, अब गौर सुनते जाइएगा, कंसंट्रेशन इक्वल टू, हमें बच्चों ने पढ़ाया था कि सर मोल पर वॉल्यूम होता है, मोल पर लीटर होता है, तो लीटर का मतलब वॉल्यूम, आप सोल्यूशन ही तो लिखते हो, है। तो बच्चों ने कहा कि सर जब पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, कम। इसका मतलब गौर सुनना, आप डाइल्यूशन बोलो या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोलो, बात एक ही है, चेक करो, पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो यदि कहीं डाइल्यूशन हो रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, दूसरे शब्दों में, है कि नहीं, ये बात क्लियर है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट 10 बार 20 बार यूज होगा, तो बार बार अब मैं इतना डिटेल नहीं दूंगा, इसलिए अभी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, आपको करना कुछ नहीं, बस देखते रहो, 2 मिनट में खत्म है, ये बात क्लियर है। पानी मिलाएंगे, पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब डाइल्यूशन करने से क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन बोलो या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोलो, बात एक ही है, सही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, आपने कहा यहां तक सर आप सही पढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं ऐसा लिख रहा हूं, अब इसको समझिएगा, आपने कहा कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा बढ़ जाएगा, इसका मतलब डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब हमने पानी डाला तो क्या क्या हो रहा है मैं बताता जा रहा हूं, पानी डाला तो कंसंट्रेशन कम हो गया, पानी डाला तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, ये देखो है, ये कम होगा, अभी ऊपर लिख के आए हो, तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, सही लिख रहा हूं, जहां गलत हो तुरंत बता देना, ठीक है, आज पढ़ के आया नहीं हूं। तो देखो डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, पानी मिलाया है तो कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन कम होगा अल्फा बढ़ेगा, क्लियर है। तो यदि हमसे कोई कहता है कि मैंने डाइल्यूशन किया है, इसका मतलब वो इतनी बातें एक साथ बोल रहा है, बस वो पर्दे के पीछे है, आपको समझ में नहीं आ रही, आपको अच्छा पानी मिलाया है, नहीं, पानी मिलाया मतलब कंसंट्रेशन कम हो गया, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, है कि नहीं, ये देखो, इतनी बात क्लियर है, बस खेल खत्म है, हमें इतना ही पढ़ाना था इस हेडिंग में, इस हेडिंग में बस इतना ही पढ़ाना था।
मतलब जो समझाना था वो खत्म हो गया है, अब तो बस छापना छापना है। देखो अब गौर सुनिए, हाँ हाँ लिखोगे आराम से, जब आप कहोगे तभी पेज पलटूंगा। अच्छा बताओ, जब तुमने पानी मिलाया तो क्या हुआ? डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम, तो मोलर कंडक्टेंस, डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना? तो इसका मतलब डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, डाइल्यूशन करने पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है। इसमें तो कोई बुराई नहीं है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है? सही चल रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने यही बात लिख दी, क्या कि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, या फिर डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, वो तुम्हें घुमाएगा भी ना। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? ऑन डाइल्यूशन बोलो या कहो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस इंक्रीज ऑन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बात एक ही है, ये बात सही लिखी ना मैंने? अब बच्चों ने कहा देखो यार सर आप चालाकी कर गए, यहां से ये पता चल मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, यहां से ये पता चल रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, ये फिर आपने इसको क्यों लिख दिया? इसका बताया नहीं, लिख गए है। देखो चालाकी की कि नहीं की? हाँ हाँ नहीं तुम सही बोल रहे हो, डरो नहीं। तो देखो ये तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, तो इसको तो ज्यादा समझाना नहीं है। अब कंडक्टेंस क्यों बढ़ रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, तो नंबर बढ़ रहे हैं, और नंबर बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। पहली क्लास में पढ़ाया था कि कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब क्या है? आयन के नंबर बढ़ गए, आयन के नंबर बढ़ गए तो कंडक्टेंस बढ़ गया है। मगर क्या हुआ, कंडक्टिविटी रोने धोने लगा कि हमें इसमें नहीं रखा है, देश निकाला दे रखा है ना, इन तीनों ने ग्रुप बना लिया, उसको भगा दिया। देखो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन करने पे या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पे। मगर यार कंडक्टिविटी के साथ कुछ अलग हो रहा है। कंडक्टिविटी ठीक है डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन या फिर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले ये बताओ ये सब समझ पा रहे हो? अब ये इसका रीजन नहीं बताया तो इसको मत समझो, अभी इसको अभी लिखा है, अभी ये नहीं बताया कैसे। ऊपर वाला सेट है 3। अब जरा देखो इसको समझाता हूं, गौर से सुनिएगा। आपको मैंने डिफिनीशन पढ़ाई थी, मैंने कहा था जहां तुम नहीं समझ पाना समझ लेना डिफिनीशन यूज हुई, जहां तुम ना समझ पाओ, जिस स्टेटमेंट को ना समझ पाओ, जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगे समझ जाना डिफिनीशन आ गई। जैसे ये हजम नहीं हुआ, इसका मतलब डिफिनीशन आ गई। अब जरा गौर समझो, आपने कंडक्टिविटी की डिफिनीशन बताई थी, पर सेंटीमीटर क्यूब जितना कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी है, यही तो बताया था। तो अब चलो चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ये हमारा कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, अपना ही है, बोर्ड अपना है तो कंटेनर भी अपना ही है यार, दोनों अपने कंटेनर है। इसमें हमने इतना सोल्यूशन भर रखा है, तो इसमें आयन क्या है? 1 2 3 4, बस ये देखो आयन है। अब तुमने क्या किया, पानी मिलाना शुरू किया, पानी मिला के आपने वॉल्यूम इतना सारा बढ़ा लिया, ठीक है कि नहीं? अब पानी मिला के जब आपने वॉल्यूम इतना सारा बढ़ा लिया है तो देखो क्या घटना घटी। आपने इधर पढ़ा दिया था कि पानी मिलाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयन बढ़ेंगे, इधर 4 थे, इसका मतलब ज्यादा आयन आएंगे। मैंने कहा भाई बच्चों की बात है और बच्चे कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ज्यादा आयन आएंगे, तो मैंने ज्यादा आयन बना भी दिए। ये देखो
आप देख लो, कम बनाए हो तो बताइएगा। खूब सारे बना दिए, ठीक। तो पानी मिलाने से नंबर ऑफ आयन बढ़ गए, पानी मिलाने से मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो पूरे सोल्यूशन में मेजर होता है, और पूरे सोल्यूशन में आयन बढ़ गए, देख लो। अच्छा, अब पर सेंटीमीटर क्यूब भाई मेजर होता है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब आप निकालो। 1 सेंटीमीटर एरिया मान लो इतना है, इतना एरिया 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब वही एरिया वहां पे चिपकाते हैं चल के, इसको कॉपी करते हैं। जैसे ये ना हो कि एरिया चेंज कर दिया है, कहीं पर भी लगा दो जहां आपकी मर्जी लगे, ठीक है। यहां नहीं लग रहा है, चलो यहां लगा देते हैं। चलो यार आप कह रहे हो तो यहां लगा देते हैं। ये देखो, अब आप चेक करो, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब आयन कितने? 2। वहां चेक करो, 1। पर सेंटीमीटर क्यूब आयन घट जाते हैं, टोटल आयन बढ़ गए, चेक करो, 4, 6। मगर वो टोटल को काउंट ही नहीं करता है, वो तो पर सेंटीमीटर क्यूब काउंट होता है। अब पर सेंटीमीटर क्यूब आयन घट गए तो कंडक्टेंस घट गए, है कि नहीं भाई? सब लोग एक ही चीज को मेजर कर रहे थे, मगर अलग अलग सिचुएशन पे। ये पूरे सोल्यूशन में थे, तो पूरे सोल्यूशन में आयन के नंबर बढ़े हैं, इसलिए तीनों चीजें बढ़ी हैं। कंडक्टेंस भी बढ़ा है, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ा है। इसको तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि जब आप पानी मिलाते हो तो आयनों के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती है। ये देखो, आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, टोटल नंबर ऑफ आयन भी बढ़ेंगे मगर डिस्टेंस भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाते हैं। टोटल आयन इंक्रीज हुए हैं मगर पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस, ठीक है। ये, और इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। आप मम्मी पापा और भाई बहन एक ही कमरे में बैठे हो, 4 लोग हो ना, 2 आप भी हो ना, हाँ, मतलब 4 5 लोग हो गए। 4 5 लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, डिस्टेंस कम है। अब एक तुम्हारा दोस्त भी आ गया, मगर सब लोग अलग अलग कमरे में चले गए, तो टोटल नंबर बढ़ गए, मगर पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग चले गए। और यही है, आप पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो पर सेंटीमीटर क्यूब आयन कम हो गए, और ये पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर किया जाता है। तो ये बात हमें समझ में आई। पानी मारेंगे तो कौन कौन से कंडक्टेंस बढ़ेंगे? मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे सोल्यूशन में मेजर होता है। और कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो पर सेंटीमीटर क्यूब मेजर होता है। क्लियर है? ये बातें क्लियर हो गई हैं? पक्का? सोच लो फिर। अब तुमने रोना धोना चालू किया कि सर ऐसा थोड़ी होता है, बातें क्लियर हुई है, क्वेश्चन थोड़ी क्लियर हुआ है। भाई क्वेश्चन भी तो बताओगे तब तो पता चलेगा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं? एक तो आदत बहुत खराब है, तुरंत फैल जाते हो, रोने लगते हो। ठीक, ये लो, बताओ, करो। कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है क्या? डिक्रीज करती है। फॉल्स हुआ भाई। कंडक्टिविटी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब डायल्यूशन होता है, अभी पढ़ाया है कि वो घुमाएगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, उसने डायल्यूशन नहीं लिखा, उसने दूसरी लैंग्वेज यूज की, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब डायल्यूशन। तो डायल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज थोड़ी करती है, डिक्रीज करती है, तो ये फॉल्स है। दूसरा वाला, मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये ट्रू है या फॉल्स?
मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस सेम चीज है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सब सेम चीज है। हाँ, तो आंसर क्या आया? पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ऐसा कौन सा है? बस हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है? सही है, पूछ लो। टोपी वाले भैया, सही चल रहा है? दिक्कत तो नहीं है? तुम्हारा दोस्त कहाँ गया है? तुम्हारे बगल में कोई और बैठता था ना, चेंज कर दिया तुमने? अरे मत यार, मेरा कहने का मतलब था दोस्त चेंज कर लिया। ये यार हमें पढ़ाने नहीं देते हैं। अच्छा, ये नोट हो गया सबका? तो छाप लो। क्लियर? अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना? टफ चैप्टर है, हल्के में मत लेना। 4-5 चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, मोल डिस्कस किया, ठीक है? समझ पा रहे हो? आगे बढ़ सकते हैं? बच्चों ने कहा सर आपने जो डाइल्यूशन पढ़ाया है वो स्पेसिफिक करके नहीं पढ़ाया है, आप जरा जरा देर में ना चालाकी करने लगते हो। आपने डाइल्यूशन पढ़ाया मगर पूरा जर्नल डाइल्यूशन पढ़ाया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कितना पड़ेगा, ये तो बताया ही नहीं। आपने जर्नल टर्म बढ़ा दिया, बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा बढ़ेगा या वीक में ज्यादा बढ़ेगा, ये तो बताया ही नहीं, है कि नहीं? अभी मैंने पीछे क्या पढ़ा था? कंडक्टेंस बढ़ेगा। किसी ने कहा स्ट्रॉन्ग में ज्यादा बढ़ेगा कि वीक में ज्यादा बढ़ेगा? है तो यार अब क्लासिफिकेशन कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बढ़ेगा, ये हमें पता है, कौन सा घटेगा ये भी पता है, मगर ज्यादा वेरिएशन किस में आएगा? तो अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था और आपने डाइल्यूशन कर दिया तो क्या आएगा? हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट था, आपने डाइल्यूशन कर दिया तो क्या आएगा? तो रिजल्ट हमें पता है, बढ़ेंगे। 3 बढ़ेंगे, मोलर, इक्विवेलेंट, कंडक्टेंस, ये 3 बढ़ेंगे और कंडक्टिविटी कम होगी, रिजल्ट पता है। मगर इंपैक्ट ज्यादा किस में आएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या डाइल्यूट में? अब ये सीखते हैं, मतलब वीक में। देखिए अब और जल्दी होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट फिक्स है, वही कॉन्सेप्ट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपने क्या किया? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? पानी मिलाना। मैं प्रॉपर पूरा लिख दूंगा, है ना, शॉर्टकट कुछ नहीं, पूरा पूरा फिर से लिखूंगा, बस थोड़ा जल्दी। तो अब आपने क्या किया, इसका मतलब क्या होता है? ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सही है? इसको मिलाने से कंसंट्रेशन भाई साहब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है? सही है ना? यही वाली पीछे वाली बात लिख रहा हूं फिर से, और कुछ नया नहीं कर रहा। अच्छा आप जरा गौर से समझो, इससे क्या होगा? अल्फा क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। ठीक है? अच्छा एक चीज आप नई सीख के आए, अब उसको भी लिखना शुरू करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन आयंस ऑल्सो इंक्रीजेस। इससे क्या होगा? अब गौर सुनो भाई, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, डिस्टेंस कम है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स है। यदि डिस्टेंस बढ़ गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है, कूलाम्बिक फोर्स, वो कम हो जाएगा। तो देखो अपोजिट फोर्स थे, तो जब डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा होता है तो मूवमेंट कम हो पाता है। क्यों? अपोजिट फोर्स है, हमेशा अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा तो वो पकड़ के खींचेगा उसको। मगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फोर्स कम हो गया, अब फोर्स कम हो गया तो उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ने से भी कंडक्टेंस बढ़ता है। ऐसा नहीं कि बस डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस यदि टोटल सोल्यूशन में बढ़ रही है तो भी कंडक्टेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है? तो हमने क्या किया? पानी मिलाया तो कंसंट्रेशन कम हो गया, अल्फा बढ़ गया, डिस्टेंस आयनों के बीच की बढ़ गई। इसकी वजह से वो 3 चीजें बढ़ी, 1 चीजें कम हुई। रिजल्ट तो हमें पता है। अब किसी ने कहा सर निकालोगे कैसे, कितना बढ़ा कितना कम हुआ? तो मैंने कहा मुन्ना इस फार्मूले से निकाल लेंगे हम लोग। ये देखो, किससे निकालोगे?
लैम्डा एम वी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। कौन कौन क्या क्या है ये समझाता हूं, ठीक है। इतनी देर में मैंने सिर्फ एक लाइन नई लिखी है, ये वाली, है ना, सही है, ठीक है। आ जाओ। एक्चुअल में क्या है ना, मुझे तो आता है, तो मुझे डर लगा रहता है कि ऐसा तो नहीं है हम सोच रहे हैं हाँ समझ गया और भग गए आगे, और बच्चा बेचारा पहली लाइन पे ही फंसा पड़ा है और मैं चौथी लाइन पे आ गया। देखो ये क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन या फाइनाइट कंसंट्रेशन। फाइनाइट कंसंट्रेशन लिख दो या डाइल्यूशन लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि डाइल्यूशन कम किया है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन भी आपका कुछ ना कुछ होगा। तो लैम्डा एमवी क्या होता है कि फाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस, मतलब जैसे हमारे पास 1 ml सोल्यूशन है तो हमने क्या किया, इसमें 500 ml पानी मिला दिया या 10 ml पानी मिला दिया या 20 ml मिला दिया, मतलब आपने उसको वॉल्यूम को डाइल्यूट कितना किया है, 2 गुना 10 गुना 20 गुना, बस ऐसे, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं किया है, इतना डाइल्यूट किया जितना आप बता सकते हो इस पर। अब लैम्डा में इन्फिनाइट क्या होता है जरा इसको समझना, ये भी मोलर कंडक्टेंस है और उसी मॉलिक्यूल का है, किसी अलग का नहीं है। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है वॉल्यूम जो है आपने इतना मिला दिया है कि तुम बता नहीं पा रहे हो, है ना। हाँ, जैसे क्या हुआ, आपका सोल्यूशन 100 ml था, उसको जाके कुएं में डाल दिया, अब उसमें तो यार पता नहीं कितने लीटर पानी है, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे चला गया वो। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये, वॉल्यूम इन्फिनाइट हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो की ओर चला जाएगा। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, आप ही लोगों ने पढ़ाया था अभी, मुझे पढ़ा के भूल जाते हो, आदत ये खराब है तुम्हारी। ये इन्फिनाइट की ओर जाएगा तो ये जीरो की ओर जाएगा ना। तो मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन बहुत 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 कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो ये कब निकल रहा है, जब आपने पानी इतना मिला दिया जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तब की वैल्यू है। और ये नॉन कंसंट्रेशन, जैसे एक जग में आपने उसके सोल्यूशन को मिला दिया तो ये तो नॉन कंसंट्रेशन है, 2 लीटर में मिलाया है आपने इसका 100 ml या 50 ml या 200 ml, अब इसी को जाके कुएं में डाल दिया है, तो वो तो यार इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया। ये नॉन, इसमें मोलर कंडक्टेंस जो निकला वो लैम्डा वी है, लैम्डा एम वी, वो लैम्डा इन्फिनाइट है। मतलब अब पानी के अमाउंट इतना ज्यादा है कि हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस। अच्छा, सी क्या है, सी है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बी क्या है, बी एक कांस्टेंट है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए आया है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए। क्लियर। तो किसी ने पूछा कि यार ये बताओ डाइल्यूशन करने पर कितना बढ़ेगा, कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने देखो बताया कितना बढ़ेगा, गौर समझना, ये मैक्स वैल्यू है, क्योंकि इससे ज्यादा डाइल्यूशन कर नहीं सकते हो, इन्फिनाइट डाइल्यूशन से ज्यादा क्या डाइल्यूशन करोगे, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, ये मैक्स वैल्यू है। तो जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब पानी मिला रहे हो, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू कम करते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि माइनस लगा है ना, ये कम करोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन कम करोगे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैक्स वैल्यू लिखी है। उन्होंने कहा ये रिलेशन होता है। ये सारी घटनाएं 3 लोगों ने मिलकर बताई थी, ठीक है, डी बाई, ऑन सैगर और आप लोगों के हक्कल्स रूल, इन लोगों ने ये इक्वेशन दी थी। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, इतनी देर में आपने एक इक्वेशन बताई है, बाकी तो हम जानते ही थे, है ना। गौर समझो, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस बी अंडर रूट सी, ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है।
अब किसी ने कहा यार इसको ग्राफिकल भी तो बताओ, केमिस्ट्री है, कमजोर हो आप तो एक चीज को 3 बार लिखने में माहिर हो, तो जरा इसका ग्राफ भी तो बताइए। तो मैंने कहा यार ठीक है बना देते हैं। गौर से सुनिएगा, जनरली ग्राफ क्या होता है, जीरो से इधर की ओर भागता है, ऐसे ही तो ग्राफ बनाते हो कि भाई वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई, ऐसे। मगर इलेक्ट्रोलिसिस का ग्राफ मतलब डाइल्यूशन का ग्राफ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। भाई कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, तो इसका मतलब जीरो की ओर खिसकेगा ना ग्राफ। डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन क्या होता है, कम, ये देखो, तो ग्राफ इधर से इधर की ओर जाएगा। तो देखो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि इक्वेशन आपकी ये है, गौर से समझिए सब लोग। रुक जाइए, देखिए कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, ऐसे लिख लूंगा तो बुरा थोड़ी मानोगे, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, है ना। अब ऐसा लिखने के बाद मैंने फिर ऐसे बताया कि देखो ये है y, ये x एक्सेस पे पड़ा है, तो ये भाई साहब हमारे c हो गए, ये m हो गए, ये ऐसे। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। मगर स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, है ना। तो ये क्या है, ऐसे चलेगी, कंसंट्रेशन कम करते जाओगे, कंसंट्रेशन कम करते जाओगे, ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा विद निगेटिव स्लोप, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा विद निगेटिव स्लोप, विद निगेटिव स्लोप। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रही कि नहीं, ये ग्राफ कैसे बनाया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा होगा, निगेटिव स्लोप के साथ आएगा, है। अब जरा गौर समझना, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन आया तो फंस सकते हो, है ना, फिर फैल जाओगे कि अरे सर। अब देखो मोलर कंडक्टेंस कहां है, वाई एक्सिस पे, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हमेशा वर्टिकल वैल्यू है, ये इस कंसंट्रेशन पे वैल्यू इतनी है, इस कंसंट्रेशन पे वैल्यू इतनी है, तो हाइट जो है वो मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, जरा ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है ये बात, ध्यान रखोगे अब। अच्छा, तो मैंने इतनी देर में क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे जो इंपैक्ट है वो कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि अल्फा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पहले से बढ़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले से 100% आयोनाइज है, तो जब 100% आयोनाइज है तो कितना अल्फा बढ़ा लोगे। देखो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, मैंने पानी में डाला तो पहले से वो 98% आयोनाइज है। अब तुम डाइल्यूशन करोगे तो 2% तो बढ़ाओगे, 2% बढ़ाओगे तो 4 आयन बढ़ा लिए तुमने, है कि नहीं। तो 4 आयन बढ़ गए तो आयन तो ज्यादा बढ़े नहीं। अच्छा फिर क्या करोगे, डिस्टेंस बढ़ा लोगे, तो थोड़ा आयन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ गया, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ गया, बढ़ा, मगर इंपैक्ट बहुत बड़ा नहीं आया। क्यों, क्योंकि पहले से ही आयन आयोनाइज था वो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले से ही आयोनाइज है। तो थोड़ा बहुत बचा होगा वो आयोनाइजेशन हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गई जिसकी वजह से स्पीड बढ़ गई। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में, अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट तो डिस्कस ही नहीं किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है ना। वैल्यू बढ़ेगी मगर बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगी, सूट नहीं करेगी, एक्सपोनेंशियली सूट नहीं करेगी, लीनियरली सूट कर रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहले से ही आयोनाइज्ड है, तो नंबर ऑफ आयन की वैल्यू पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। और ये इक्वेशन होती है, इस तरह से चलता है। बच्चों ने कहा सर फिर आपने चीटिंग करनी शुरू की, बिना क्वेश्चन दिए निकल नहीं सकते हो, तो छापो, मतलब करो, आंसर बताओ। हाँ बताइए, सब लोग बताएं। देखो मैंने इक्वेशन क्या बताई है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस अंडर रूट बी, सॉरी माइनस बी अंडर रूट सी। लैम्डा एम क्या है,
नॉन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखो, इक्वेशन वही है। तो नॉन कंसंट्रेशन क्या है? द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कंसंट्रेशन C, ये नोन है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो नोन वाली ये है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली ये है। तो इसका मतलब लैम्डा C इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट B अंडर रूट C। ऐसी इक्वेशन देख लो कहां है। तो तुमसे डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कोई टफ कह दे तो बात अलग है, वो आया चाहे जहां हो, मगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे में भी आ सकता है। इक्वेशन ही तो पूछ रहा है यार, डायरेक्ट रटी रटाई इक्वेशन पूछ रहा है। तुमने कहा सर एक क्वेश्चन देना कोई समझदारी की बात नहीं है, आप दो दो तो मैंने कर लो। अब ग्राफ पे कैसा क्वेश्चन बना सकता है वो, देखो हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड वर्सेस अंडर रूट C इज करेक्ट। देखो आपको ग्राफ किसके बीच में खींचना है? NaCl KCl, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा है। अब जरा मुझे बताओ इनमें से कंडक्टेंस किसका ज्यादा है? कल क्लास में पढ़ाया था, ध्यान है सबको? तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा है? KCl का। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? किस KCl का कैसे ज्यादा है? कल पढ़ाया है। जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा कंडक्टेंस। तो यार के बड़ा होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। तो यदि कंडक्टेंस KCl का ज्यादा है तो हाइट भी KCl की ज्यादा होनी चाहिए है। अब जरा देखो इसमें यहां क्या बता रहा है, यहां कह रहा है ये कंडक्टेंस है ना, यहां कह रहा है KCl का इतना कंडक्टेंस है, KCl ये वाली लाइन है, सॉरी NaCl ये वाली है। तो यहां पे ले लो, यहां पे KCl का कंडक्टेंस कम है, NaCl का ज्यादा है। NaCl इतना है, KCl इतना है। तो यार ये तो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, ग्राफ गलत बना है। हमेशा KCl ज्यादा होगा ना। इस ग्राफ में देखो यहाँ पे NaCl ज्यादा है, यहाँ पे KCl ज्यादा है, तो हमेशा NaCl ज्यादा होगा ना, सॉरी हमेशा KCl ज्यादा होगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, जब भी कट करेगा ऐसा नहीं होगा, यहां पर भी नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पे KCl की वैल्यू इतनी है, NaCl की वैल्यू इतनी है, तो ये भी गलत है। अब यहां पर तो हर जगह गलत है, KCl की वैल्यू इतनी है, NaCl की वैल्यू इतनी है, तो ये तो उल्टा लिखा है ना, ये भी गलत है। अब यहां देखो KCl हर जगह पे बड़ा है NaCl से, चेक कर लो। NaCl इतना, KCl इतना, NaCl ये, KCl ये, NaCl ये, KCl ये सही है। तो ग्राफ पे ऐसा क्वेश्चन भी देगा, लैंग्वेज वाइज भी क्वेश्चन आएंगे, मगर इस तरह के क्वेश्चन भी डिजाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अभी नीट में नहीं पूछे गए, इसीलिए मैं जेई वाले क्वेश्चन ला रहा हूं, मगर ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप में पूछे जा सकते हैं। कोई महान काम तो कर ही नहीं रहे यार, उसी ग्राफ में बस बता रहे हैं। तुम्हारे में लैंग्वेज का क्वेश्चन अभी तक आया है, मतलब इसी चीज को वो भी लिखते हैं मगर लैंग्वेज में लिखते हैं, तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। अब बच्चों ने कहा सर स्ट्रॉन्ग में तो बता दिया, वीक में बता के दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है वीक में भी बता देते हैं यार, ऐसी क्या बात है यार। अभी तक हजम हुआ है सब, सब समझ पा रहे हो जनता? हाँ भाई, उस देखो हम कह रहे थे ना कुछ लोग वो सो गए बेचारी, तुम कह रहे हो सब समझ रहे हैं यार, कहाँ है प्रभु, कहाँ पे खो गए थे तुम, मतलब कहाँ से छूटे हो, कहाँ से छूटे हो, कौन सी हेडिंग के बाद तुम अपना सो गए? अच्छा पूरा तुमने छापा है प्रॉपर, अच्छा ठीक है। समझा भी है बेटा कि सिर्फ छापा है? ठीक है अगला क्वेश्चन तुम्ही से पूछते हैं फिर। भाई जो जल्दी समझ गया उससे पहले पूछेंगे, हम लोग कमजोर थे, दोनों लोग एक दूसरे से पूछताछ रहे थे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे पानी डालना है, हमने डाइल्यूशन स्टार्ट किया, तो यार डाइल्यूशन करने पे जर्नल पॉइंट तो वही रहेंगे, क्या रहेंगे? देखो फिर वही करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, ओनली एडिशन ऑफ वाटर। आज खूब पानी मिलाएंगे हम लोग,
कंसंट्रेशन डिक्रीज, अल्फा इंक्रीज। हाँ, यहां तक ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये तो यार 2 बार कर चुके यार, अब तो ठीक है ना। पानी मिलाया, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा, सही है। अब यहां पे मैं अल्फा लिख रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी देखो बताऊंगा। देखो यार, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आयोनाइजेशन चल रहा था 3 से 4%। अब तुमने पानी मिलाया, पानी मिलाने से आयोनाइजेशन बढ़ता चला गया, कहां तक बढ़ेगा जरा एक बार चेक कर लेते हैं। आप पानी मिलाते चले जाओगे, कंसंट्रेशन जीरो की ओर भागता चला जाएगा। यदि ये वैल्यू जीरो होगी तो ये क्या होगी, इन्फिनाइट की ओर जाएगी। इसकी इन्फिनाइट वैल्यू कितनी होती है, 100%, है कि नहीं? यहां तक ठीक है भाई। कंसंट्रेशन कम करते जाओगे, अल्फा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये जीरो की ओर जाएगा, तो ये अपनी मैक्स वैल्यू की ओर जाएगा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, तो इसका सबसे बड़ा नंबर तो फिक्स है 1, और परसेंटेज के फॉर्म में 100, है ना भाई। ये केमिस्ट्री लिखी है, कोई मैथ्स का एक्स थोड़ी लिखा है जिसकी वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट है। हमारा अल्फा फिक्स है, 0 से लेके 1 तक भागता है बस, इससे ज्यादा दौड़ ही नहीं लगा पाता है, रोने धोने लगता है ये। तो बात समझ पाए? तो अल्फा क्या हो जाएगा, 100%। अच्छा, कोई 100% डिसोसिएट हो गया तो भाई हो कौन गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है कि नहीं? तो अब जरा देखो, 3% एस्टिक एसिड आयोनाइज हो रहा था, हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इसको लेके चले गए, 100% आयोनाइज हो गया, तो कितने नंबर बढ़ गए? जब 3 मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे तो 6 आयन आएंगे, और 97 मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेंगे। अब 97 और आयनाइज हो गए, तो 97 इंटू 2 कितना होता है, 194। मतलब 194 आयन और एक्स्ट्रा आ गए, पीछे कितने आ रहे थे, 4-6, अब 194। इसका मतलब अब आयनिक कंडक्टेंस जो होगा सूट करेगा, क्यों? नंबर ऑफ आयन जितने थे उससे 50 गुना 100 गुना बढ़ गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में 3, 4, 5, 10% आयनाइज हो रहा है, जैसे ही वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचेगा 100% आयनाइज हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन 10 गुना 15 गुना बढ़ गया, तो नंबर भी 10 गुना 15 गुना बढ़ गए। यहां पे नंबर का बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, नंबर ऑफ आयन बहुत तेजी से सूट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ आयन बहुत तेजी से सूट करेंगे तो क्या होगा, तो कंडक्टेंस भी बहुत तेजी से सूट करेगा, है कि नहीं? कंडक्टेंस भी बहुत तेजी से सूट करेगा। इतनी बात क्लियर है? बस इतनी पढ़ानी थी, इतनी क्लियर है, बस खत्म हो गई। तो इस बात को लिख लेते हैं, इस बात को लिख ले, देखो, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, number of ion increases on dilution, and also distance between ions, यार अब काट के ही करना पड़ेगा, and also distance between ions also increases। डिस्टेंस बिटवीन आयन तो इंक्रीज ही करेगी, पानी मिला रहे हो तो दूर दूर जाएंगे, मगर आयन के नंबर इंपैक्टफुल ये चीज है, आयन के नंबर इंक्रीज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अच्छा, लोगों ने कहा ठीक है यार, कह रहे हो मान लेते हैं, इसमें क्या है, यहां तक ठीक है। अब यार इंक्रीज करते का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गए। अब जरा समझिएगा, आप लोग बताइएगा, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मैंने 100 एस्टिक एसिड डाले और ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गया, तो जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गया तो एसीटेट आयन कितने हैं, 100, एच आयन कितने हैं, 100। अच्छा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचने पर क्या होता है, कुछ इस तरह से आ जाता है, जैसे आप क्या करो, किसी समुद्र में कोई जहाज, एक जहाज को दूसरा जहाज दिखता ही नहीं है, उसको लगता है अकेले वही है, मतलब रिलेशन नाम की चीज खत्म हो जाती है, आयनों के बीच में इतनी ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है कि अट्रैक्शन फोर्स रह ही नहीं जाते हैं, तो वो जो आयन है अपने को इंडिपेंडेंट फ्री महसूस करता है, उसको लगता है पूरे सोल्यूशन में अकेला वो है, क्यों? क्योंकि उसके पास किसी तरह का फोर्स नहीं आ रहा है,
फोर्स आने से पता चलता है ना कि यार हाँ उसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, कोई रोक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गए। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयन के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं रहता और वो 100% डिसोसिएट भी हो चुका होता है। तो अब गौर सुनना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी आयन का कंडक्टेंस अपनी मैक्स वैल्यू को अचीव करता है और साथ में कांस्टेंट भी होता है। मतलब उससे बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती है उसकी, उस पर्टिकुलर आयन की। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी आयन अपनी मैक्स वैल्यू को अचीव करेगा, साथ में वो वैल्यू फिक्स्ड भी होगी और पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कहां से आया है। फॉर एग्जांपल, मैंने एसिटिक एसिड को डाला तो 100 एसिटेट आयन आए और एच आयन आए, मगर एसिटेट आयन को पता ही नहीं है कि एच आयन भी है, अपना मस्ती से घूम रहे हैं। 100% डिसोसिएट हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब आप 100 सोडियम एसिटेट डालो तो ये पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, ये भी 100% डिसोसिएट हुआ और यहां पर भी 100 एसिटेट आयन है, यहां पर भी 100 एसिटेट आयन, यहां पर भी 100 एसिटेट आयन, यहां पर भी फोर्स किसी तरह का नहीं, यहां पर भी फोर्स किसी तरह का नहीं, आयन सेम, तो कंडक्टेंस की वैल्यू भी सेम होगी और कंडक्टेंस की वैल्यू भी सेम है तो पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम की चीज होती ही नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सिर्फ एक ही चीज पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक नाम की कोई चीज होती नहीं है, सारे के सारे सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सभी के सभी 100% आयोनाइज है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को कि किसी आयन का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपनी मैक्स वैल्यू को अचीव करेगा, वो मैक्स वैल्यू फिक्स रहेगी और साथ साथ में पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो आया किससे है, वीक से आया या स्ट्रॉन्ग से आया। क्योंकि वीक और स्ट्रॉन्ग जो होते हैं नॉन कंसंट्रेशन के लिए डिफाइन है, इनफाइनाइट के लिए सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। बात समझ रहे हो? इस बात को मैं अब लिख देता हूं, देखो, वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ आयन at infinite dilution is fixed, also max value, वो अपनी मैक्स वैल्यू पर भी होगा। वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज फिक्स्ड, वो फिक्स हो जाएगी, फिक्स्ड ये कह लो या कांस्टेंट कह लो, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पेरेंट्स, मतलब वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पेरेंट्स मॉलिक्यूल, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट्स मॉलिक्यूल, कि उसका नेचर क्या है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या बताया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी आयन का कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है और अपनी मैक्स वैल्यू को अचीव करता है और उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो किस पेरेंट्स मॉलिक्यूल से आया है, वीक से आया है या स्ट्रॉन्ग से आया है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक नाम की चीज पाई नहीं जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर है, इस बात को समझ पा रहे हो? यही बात दिक्कत की है कि जैसे ही तुम समझ पाते हो फिर क्वेश्चन डिमांड करने लगते हो, बताओ आंसर दो। हाँ छापने देंगे, एक्चुअली मैं उस पॉइंट का क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन आएगा कैसे। तो एक उस पॉइंट को पढ़ाया, एक क्वेश्चन उसी पॉइंट का करके देखो, जल्दी मिलेगा पेपर में ऐसा क्वेश्चन, नीट में लिख के दे रहा हूं, 2-3 साल में मिलेगा। अब वो साल इस साल भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तुम भी गलत करोगे। अभी तो पढ़ाया है, ताजा ताजा मामला है तो तुम्हें याद है सब। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन इन 0.1 m एसिटिक एसिड solution and 0.1 m सोडियम एसिटेट solution at infinite dilution, यदि नॉन कंसंट्रेशन पे रहता तो आंसर अलग लगाते, ये आता फिर कि अलग होंगे, हमें नहीं पता कौन ज्यादा कौन कम, वैसे ये भी पता होता फिर।
इसका ज्यादा होता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक है। मगर हमसे वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पूछ रहा है कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे दिए हैं, चेक करो। एसीटेट आयन का कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे दिया है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, और पैरेंट्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड ही नहीं कर रही है कि तुमने एसिटिक एसिड लिया है या सोडियम एसीटेट लिया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? ए। तो जो पॉइंट मैंने अभी लिखा था उस पॉइंट पे मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्म करके आपसे पूछ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तुमको थ्योरी याद होगी, वो पॉइंट याद होगा कि हाँ यार सर ने बहुत इसके बारे में बोला था, मगर अप्लाई करना भी सीखना होगा कि पता चला आ गया मगर हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन तुरंत कराया। अब कोलार्च लॉ क्या होता है? यही होता है यार, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसी को कहते हैं। आपने हेडिंग पढ़ी होगी, कोलार्च लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब यही है जो मैं अभी बता के आया हूं, क्या कि आयन का महसूस करेगा कि वो अकेले है, उसका किसी दूसरे आयन से किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए कहा गया इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो कोलार्च ने यही बात बताई है, क्या कि जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचता है तो उसका कंडक्टेंस उसकी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है और साथ में वो कांस्टेंट होता है और पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता। एक स्टेटमेंट ये है। अब इसके आगे का स्टेटमेंट निकालोगे कैसे? कितना होगा ये भी तो बताना पड़ेगा। कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट कितना है वैल्यू भी तो बताओगे। तो अब वैल्यू पे खेलते हैं। अगला पॉइंट कि यार वो कितना होगा, कैसे निकलेगा? तो इन्होंने निकालने का तरीका भी बताया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम किस तरह से निकालेंगे। गौर सुनिएगा, देखिए एक मॉलिक्यूल है AXBY। अब ये वीक हो या स्ट्रांग हो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? हम कहां जा रहे हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जा रहे हैं। ए कितने हैं? X। बी कितने हैं? Y। अब चार्ज लगाओ इस पर, ये इसके नीचे जो है वो इसका चार्ज, इसके नीचे जो है इसका चार्ज, ऐसे ही तो ब्रेक होगा। अब गौर सुनो, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखा जाएगा? इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, गौर सुनिए। जब मोलर कंडक्टेंस लिख रहे होगे तो देखो एटॉमिसिटी इनटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए आयन प्लस एटॉमिसिटी इनटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी आयन। मोलर कंडक्टेंस में एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई है या नंबर ऑफ आयन का मल्टीप्लाई है, जो मैंने वो बोल दो क्या, x इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए आयन प्लस y इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी आयन। ये देखो मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस और आयनों के कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन कैसे आएगा जरा देख लो। पर एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं आएगा, एटॉमिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। ये देखिए x यहां आया नहीं, y यहां आया नहीं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन AXBY, मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कितना आएगा? कंडक्टेंस ऑफ ए आयन प्लस कंडक्टेंस ऑफ बी आयन, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए आयन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बी आयन। एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, क्यों? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं, इसलिए दोनों को लिखने के तरीके अलग हैं, जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि झोंक में चल रहे हो। तो पहले ये देख लो कि आपको कौन से कंडक्टेंस दिए गए हैं। मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखोगे? एटॉमिसिटी इंटू कंडक्टेंस ऑफ ए आयन, एटॉमिसिटी इंटू कंडक्टेंस ऑफ बी आयन।
x इंटू कंडक्टेंस ऑफ ए आयन प्लस y इंटू कंडक्टेंस ऑफ बी आयन प्लस c इंटू कंडक्टेंस ऑफ जेड आयन, जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, और यही उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है तो एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बी आयन। ये देखिए, अब इन दोनों में रिलेशन, तो रिलेशन मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूं कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब बात आई कि ये जो बात आपने बताई है ये यूज कैसे होगी, है ना। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब चैप्टर खत्म होगा कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन करा चुका हूं, क्योंकि आप पॉइंट आपको याद हो जाएंगे मगर क्वेश्चन करते रहोगे, तुम्हें पता होगा वो अप्लाई कैसे करना है। टफ चैप्टर है ना थर्मोडायनेमिक्स की तरह, उसमें मैंने बहुत क्वेश्चन कराए। अब इस क्वेश्चन को करो, हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन, जैसे आपको ये पता चल जाए कि यार क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं और साथ साथ में पॉइंट भी याद रहे। अब देखो दिया क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। कौन से कंडक्टेंस दिए, मोलर। पूछ कौन सा रहा है, मोलर। मोलर कंडक्टेंस दिए, पूछ भी रहा है मोलर, है ना। कैसे लिखोगे, 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। सही है कि नहीं, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे सही है। अब वैल्यू डालो, एल्युमिनियम आयन का कितना दिया है और उसका कितना दिया है, ये देखो। हाँ बेटे, हाँ हाँ, वो वीक हो या स्ट्रांग हो आप कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप कहां पहुंच गए, इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे भेदभाव हो रहा है नहीं, तो आपको देखना ही नहीं है वीक है या स्ट्रांग है, कुछ भी है, बस इनफिनाइट डाइल्यूशन की इक्वेशन है, ये ध्यान रखना। तुम्हारा मन करेगा कि हम एक और करेंगे, करो इसका आंसर बताओ सब लोग। एक बार देख लो, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि वहां पर भी यही कहोगे वही है वही है। देखो अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह रहा है, मोलर कंडक्टेंस नहीं कह रहा है। मैं यही सिखाना चाहता हूं कि तुमको पूछेगा कुछ, तुम एक ही फार्मूला चिपका के चले आओगे, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनों में पूछा जा रहा होगा। अचानक इक्विवेलेंट पूछेगा तो बस वही आएगा, वही है वही है, छापो, मतलब आंसर बताओ। तो अब क्या है, अब ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है और सबके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिए हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 120 प्लस 80 200। दोनों में डिफरेंशिएट समझ पा रहे हो कि दोनों क्वेश्चन को मैंने अलग तरीके से कैसे कर दिया है, क्यों किया है, ये सारी बातें आ रही ना आपके समझ में। नीट 2017 या 16 में बेरियम सल्फेट का एक क्वेश्चन आया है, वैसे वो क्वेश्चन बुकों में भी पता नहीं क्यों गलत लगा है, उन्होंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देके इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, तो किसी एक बुक ने गलत कर दिया जिसकी वजह से कई बुकों में वो गलत पहुंच गया है। अब मुझे ईयर याद नहीं है, बेरियम सल्फेट का क्वेश्चन है इस तरह का, बेरियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड का, हो सकता है ये पड़ा हो अभी इसी में पीछे पड़ा हुई हो। अब तुम कहोगे कि अच्छा हाँ, तुम्हारा ये भी तो मन करेगा कि ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं दोगे, बताओ। अच्छा अरे एक मिनट रुक जाओ, इसका ग्राफ नहीं बनवाया ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का। हम कह रहे थे बातें ना किया करो मेरे से, नहीं तो कुछ छोड़ दूंगा मैं, है तुम लोग ना यार कुछ भुलवा देते हो। रुक जाओ, अभी इसका ग्राफ तो बना दूं। एक बात को दो जगह बोल के गया हूं, ग्राफिकल तो बोला ही नहीं यार, है देखो अभी केमिस्ट्री वाला बुरा मानने वाला था, ग्राफ नहीं बताया तुमने और क्वेश्चन आ गया था। अब उसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने ये तो बता दिया था कि सूट करेगा, मगर यार उस चीज को ग्राफ के फॉर्म में नहीं दिखाया था, है ना। तो देखो मोलर कंडक्टेंस इधर भाग रहा है, कंसंट्रेशन इधर है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन ध्यान दो, सब लोग सो लो,
है ना भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो यार, इतनी एनर्जी मैं लगा रहा हूं, बच्चे अपना। ठीक है, इधर जाओ। ये इक्वेशन कैसी है? एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा, तो ये कैसी है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जिसकी वजह से ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली भागेगा। अब गौर समझना, वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो मान लिया यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो देखो जैसे जैसे आपने पानी मिलाया अल्फा बढ़ता गया, अल्फा बढ़ता गया, अल्फा बढ़ता गया, अल्फा बढ़ता गया, बढ़ता गया, अल्फा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कर्व फॉर्म में आएगा। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कर्व फॉर्म में चलेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्टेट चलेगा। जैसे ही मान लो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता और कंसंट्रेशन सेम होता तो ये ऐसे चल रहा होता। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। तो यदि आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखे तो पकड़ लेना कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और कर्व दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, जाएगा ऊपर की ओर, हो सकता भाई का मन है तो ऐसे ऐसे करके ले जाए, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इक्वेशन तो कोई बता ही नहीं है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का, हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, मगर लास्ट में जाके दोनों के अल्फा सेम है, क्योंकि दोनों 100% तक ही तो जा सकते हैं, है ना, मगर स्पीड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो 3% आयनाइज था, तो 3 से 100 पहुंचा तो 97% एक्स्ट्रा हुआ। वो पहले से ही 98 था, तो वो 2% आयनाइज हो रहा है। तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा? वीक का कर्व के फॉर्म में चलेगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली, और स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेट लाइन चलेगा। पकड़ लोगे ये बात? इस पर भी क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। तो बच्चों ने कहा सर यदि आप बता रहे हो तो फिर क्वेश्चन भी तो देना पड़ेगा आपको, करो। और ये सब क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, इसीलिए करा रहा हूं। देखो आपने ग्राफ का डिजाइन पकड़ा, जैसे ही तुमने देखा तो तुमने कहा यार ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब भाई क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl है, HCl है, एस्टिक एसिड वीक है। तो आपने कहा सर ऐसा नहीं होता, एक क्वेश्चन हो सकता है तुक्के में सही हो गया हो, एक और दो में। तो मैंने कहा एक और कर लो भाई, ऐसी क्या बात है। अब देखो तीनों ग्राफ में से वीक कौन है? थर्ड वाला वीक है, कंफर्म। तो इसमें से थर्ड देख लो वीक, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इतना सही है। अच्छा ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, कंडक्टेंस किसका ज्यादा है? फर्स्ट का। अच्छा अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग कौन कौन है? NaCl है। इनमें से कंडक्टेंस का ऑर्डर बताओ, कल पढ़ाया है, ग्रोथस इफेक्ट, कि H आयन का कंडक्टेंस किसी भी आयन के कंडक्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब पहला वाला कौन होगा? HCl। तो बस पहला HCl होना चाहिए, है? बात समझ पाए? तो अभी देखो, अभी जो है वो खत्म नहीं हुआ है, टाइम हो गया है अभी, अभी तो आधे घंटे बाकी भाई। अभी देखो 14:28 हुआ है। तो वैसे भी तुम लोग 3 बजे कहां जाते होगे? कहीं तो नहीं जाते होगे? नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप अभी कहीं जाते हो क्या? नहीं जाते होगे, डेली 3 बजे छूटते हो। 10 मिनट का टॉपिक रह गया है, सिर्फ 10 मिनट, बताओ। मुझे भी लगी, ऐसा नहीं है, इंसान की प्रजाति में मैं भी पाया जाता हूँ, है? हाँ मैं दूंगा, मना कब है? बहुत जल्दी आपकी एजुकेशनल पार्टी होने वाली है, 7-8 बजे बुलाऊंगा, रात के मतलब शाम के 6 बजे तक चलेगी, टेंशन ना लो। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी फॉर्म में तो एजुकेशनल पार्टी देनी पड़ेगी ना, बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो। नहीं करोगे अब तो मत करो।